शुभ संध्या साथियों। आप सभी का मैं राहुल सर आप सभी के आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, शाम के 7 बज चुके हैं। हमारी कक्षा शाम को 7 बजे आपकी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित तैयारी कराई जाती है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, पूर्णतः निःशुल्क। तो सभी दोस्तों को ये ज्ञात ही होगा कि आज की कक्षा में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित आज हम हुए हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने बंगाल शैली के ही एक कलाकार, बहुत ही प्यारे कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर के प्यारे से शिष्य, जिनका नाम है नंदलाल बसु। नंदलाल बसु पे एक कक्षा हम लोग पिछली कक्षा में यानी कल वाली कक्षा में एक क्लास ले चुके हैं इनके बारे में। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये कला के लिहाज से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह नाम नंदलाल बसु जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, कम से कम एक या एक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नंदलाल बसु बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए इन्हीं का आज पार्ट 2 हम लोगों को देखना है। नंदलाल बसु जी के बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था, जैसे कि इनका जन्म क्या कहाँ हुआ, जन्म स्थान, मतलब इनका जन्म किस स्थान पे हुआ, किस तिथि में। हालांकि इनके जन्म के तिथि में, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा विवाद है, अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। कुछ 1882 मानते हैं, कुछ 83 मानते हैं। मृत्यु 1966 में ईस्वी में होती है। ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कौन? आपके नंद लाल नंद लाल बसु। नंदलाल बसु। हमने कहाँ तक देख लिया था कि ये जो आपके गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कला शिल्प केंद्र विचित्रा की स्थापना की थी। विचित्रा की एक कला शिल्प केंद्र था। विचित्रा की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1947 कह रहे भैया, 1917 ईस्वी में नंदलाल बसु को यहाँ का इस विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र का अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। आज की कक्षा में दोस्तों इसी के आगे हम चलेंगे। आप देखेंगे कि 1917 में नंदलाल बसु को विचित्रा कला शिल्प केंद्र में अध्यक्ष तो बना दिया जाता है। कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलता है। आगे क्या होता है? सन 1919 में इंडियन सोसाइटी, सन 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, नाम तो सुना ही होगा। 1919 में नंदलाल बसु को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हम उसी की बात कर रहे हैं, किसकी? जो पहले वाणिज्य विद्यालय में जाता है, वहां फेल हो जाता है। उसके पहले इंटर में एडमिशन हुआ था, वहां पर भी फेल हो जाता है। हम उसी नंदलाल बसु की बात कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग पीरियड में इतना कमजोर हुआ। कमजोर तो नहीं कह सकते थे, रुचि ही अलग थी, कला के क्षेत्र में रुचि थी। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जो महाश्वेता नाम की चित्रावली
यानी चित्र इन्होंने चित्रित किया था, महाश्वेता नामक चित्र। वो एडमिशन के समय जब ले गए तो अवनी बाबू जो कि वाइस प्रिंसिपल थे और ईवी हैवल महोदय वहां के प्रिंसिपल थे। उन्होंने इनके द्वारा बनाए गए महाश्वेता नामक चित्र को देखा और इनमें भावी कलाकार होने के गुण को बखूबी पहचान लिया और अंततः परिणाम ये हुआ कि इनको एडमिशन दे दिया गया। अच्छा, इतने खुशकिस्मत आदमी थे ये नंदलाल बसु, इतनी अच्छी किस्मत थी इनके। ऊंचाइयों को छूने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आप मान सकते हैं कि उस समय प्रधानाचार्य ईवी हैवल और वाइस प्रिंसिपल अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इतने महान कला गुरुओं के सानिध्य में रहकर इन्होंने चित्रकला का शुभारंभ किया, उस पर शिक्षा दीक्षा ली और उस पर बखूबी कार्य किया, जिसका परिणाम ये रहा कि इन्होंने इस जगत में, इस क्षेत्र में कला की बहुत ऊंचाइयों यानी शीर्ष को प्राप्त करने का काम किया। किसने? आपके नंदू चाचा, या जिसे आप नंदलाल बसु कहते हैं। तो 1919 में ये हो गया कि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष चुन लिए गए। एक एक बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है इनके विषय में। तो ये तो हो गए। अब आगे क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदू चाचा को 1952 में विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बना दिया। विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बना दिया। किसने भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नंद लाल बसु को विश्व भारती कला विद्यालय, इसका जो है इन्होंने 1922 ईस्वी में क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। एक बार फिर 1917 में विचित्रा के अध्यक्ष बनते हैं। 1919 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष बनते हैं। आगे चलकर 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से विश्व भारती कला भवन, विश्व भारती कला भवन का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है इनको। दोस्तों देखिएगा, ये जो आपके नंदू चाचा हैं, ये बड़े ही रंग मिजाजी आदमी थे। कौन? नंदलाल बसु। इन्होंने चाहे अच्छा, जो चित्रकारी की है, इन्होंने कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में जो चित्रकारी की है, दोस्तों हम कह सकते हैं कि इन्होंने वाश टेक्निक में, टेम्पेरा पद्धति में, जल रंग में, स्याही रंग में, आप देखिएगा इन्होंने वाश पद्धति, टेम्पेरा पद्धति, जल रंग, स्याही, अच्छा, जल रंग स्याही के साथ साथ इन्होंने रंगीन पेन और लिनो कट का भी प्रयोग किया है अपनी चित्रकला में। लिनो कट, रंगीन पेन, और रंगीन पेन के साथ साथ दोस्तों इन्होंने ड्राई पॉइंट माउंट बोर्ड, ड्राई क्या है? ड्राई पॉइंट माउंट बोर्ड आदि पद्धतियों में लगभग 10,000 से अधिक 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण कर डाला। इससे अधिक चित्र बना डाले। कौन? आपके नंदलाल बसु। इन्होंने वाश पद्धति में, टेम्परा पद्धति में, जल रंग में, स्याही में, लिनोकट में, रंगीन पेन, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड
आदि पद्धतियों से कुल लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण कर दिया। किसने? आपके नंदलाल बसु ने। और यही नहीं, इन्होंने भित्ति चित्रण का भी कार्य किया है। कौन? नंदलाल बसु ने भित्ति भित्ति चित्रण का भी कार्य किया है। किसने? आपके नंदलाल बसु ने। आप देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में, हालांकि जितनी बातें हैं सब महत्वपूर्ण ही हैं। 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में इन्हें, अच्छा 1952 से पहले 1950 में इन्हें क्या होता है, एक बड़ा ही प्यारा सम्मान दिया जाता है। उस सम्मान का नाम है, चूंकि ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसे आप BHU कहते हैं, BHU, 1950 में BHU ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 1952 ईस्वी में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय ने, 1952 में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय ने देशिकोत्तम की उपाधि दी, या इसके सम्मान से, देशिकोत्तम के सम्मान से विश्व भारती विश्वविद्यालय ने 1952 ईस्वी में नंदलाल बसु को सम्मानित किया। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय आपके कलकत्ता ने, कब? 1963 ईस्वी में आप देखेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता ने भी इन्हें डी लिट के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया। साथ ही साथ 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता ने इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक से नवाजा। किसने? कब? 1965 ईस्वी की बात की जा रही है। सन 1965 में दोस्तों नंदलाल बसु को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में। चूंकि आप कोई भी कला का जो TGT PGT कला पढ़ा रहा है आपको यूट्यूब पे, चाहे वह पेड बैच हो, पैसा देके नाम लिखाए हो, चाहे कोई हमारा भाई निःशुल्क पढ़ा रहा हो, कोई गुरुदेव आप पे भारी अनुकंपा कर रहे हो, निःशुल्क कक्षाएं पढ़ा रहे हो, मतलब कहीं से, चाहे पेड बैच हो चाहे आप निःशुल्क कहीं से, पूरे यूट्यूब के मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर, चूंकि चैलेंज करने के पीछे भी कुछ कारण है, जो कंटेंट आपको मिल रहे हैं हमारे द्वारा और अन्य यूट्यूब चैनल पर किसी भी शिक्षक का, आप एक बार कंपेयर करिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए, एक अच्छे विद्यार्थी बनिए और हमारे बताए गए जो क्लास में बताया जा रहा है और किसी और का जिसे आप बहुत ऊंचा या कुछ भी समझते हो, एक बार कंपेयर करिए, क्या मैटर में कहीं कुछ कमी तो नहीं है हमारे वाले में या उन गुरु वाले में। तो ये समझने की जरूरत आपको है।
बता रहे हैं कि इतनी सारी चीजें जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं, आपको मिलने उलने वाली नहीं है कहीं एक जगह पर। हम सारी चीज आपको दे रहे हैं और विश्वास रखिए कि आपको इससे बाहर पढ़ने की कुछ पूरी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो ये तो हो गया कि 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता ने रविंद्र शताब्दी पदक से इन्हें सम्मानित करने का काम किया, किसे? नंदलाल बसु को। 1953 में क्या हुआ था कि शांति निकेतन में जब ये रह रहे थे तो शांति निकेतन के संघ ने इनके सम्मान में अर्धध्यान उत्सव का आयोजन किया था। कब? 1953 में। 1953 ईस्वी में शांति निकेतन संघ की तरफ से अर्धदान अर्धदान उत्सव का आयोजन किया गया था आपके नंदू चाचा के सम्मान में। और सबसे बड़ी बात, 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में भैया नंदलाल बसु को यानी नंदू चाचा को 1954 में भारत सरकार ने पद्म, कई बार पूछा गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग ये जो एक साथ सारा मैटर इनके सम्मान से संबंधित जुड़ा हुआ है, जो उपाधियां मिली है, जो इन्हें सम्मान मिला है, जो पुरस्कार मिला है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अर्थात कहा मतलब है फोटो खींच लो है। और एक फोटुआ खींचे के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, मेरे प्यारे भैया चैनलवा को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर तो इतना कर दो कि जन जन तक ये कक्षा पहुंच जाए। थोड़ा हमारे लिए भी कुछ कर दिया करो मेरे प्यारे भाइयों। तो ये देखिए, ये सारी चीजें तो हो गई उपहार और सम्मान से संबंधित। अब आगे क्या होता है कि 1924 ईस्वी में, सन 1924 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ नंदलाल बसु बर्मा, मलाया, चीन, जापान, कहाँ कहाँ? बर्मा, मलाया, चीन, जापान, लगभग 4 महीने की यात्रा पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ नंदलाल बसु जाते हैं इन देशों में, चाहे वह बर्मा हो, मलाया हो, चीन हो, जापान हो। जब इन सभी देशों की यात्रा पर नंदू चाचा रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ जाते हैं, ये यात्रा कुल लगभग 4 महीने की होती है। इस दौरान, इस बीच नंदलाल बसु ने उन अलग अलग देशों की यात्राओं में, उन अलग अलग देशों की यात्राओं में उन देशों की चित्र आकृतियां, उनकी पद्धतियां, उनकी टेक्निक को देखा, पढ़ा, समझा और बखूबी अध्ययन भी करने का काम किया। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कला भवन में रहकर जब वहां से चले आते हैं, आगे की कहानी है कि कला भवन में जब ये रहते हैं, कला भवन में रहकर इन्होंने पास पड़ोस के गांवों का, किन्होंने? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये कला भवन में कला भवन में रहते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के पास पड़ोस का जो गांव था, उस पास पड़ोस के गांव का इन्होंने चित्र बनाने का काम किया। उन चित्रों में महत्वपूर्ण चित्र है जैसे संथाल स्त्री, पुरुष और कन्याएं। या कन्याएं महत्वपूर्ण चित्र है।
कला भवन के जब कला भवन में रहते थे तो उस दौरान ये पास पड़ोस के गांव का चित्रण भी करने का काम करते थे, जिसमें संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं महत्वपूर्ण चित्र है। अब बात होती है कि लगभग ये 74 वर्ष तक ये कहाँ रहते हैं, शांति निकेतन में रहते हैं। साथ ही यहाँ पर मंच सज्जा सजावट करने का काम करते हैं, अपना योगदान देने का काम करते हैं। भैया ये जो नंदू चाचा रहे, एक गांधी जी के बड़े भक्त आदमी रहे, महात्मा गांधी के, वे मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनका फोटुआ नोटिया फोटो है, फोटुआ नोट ना है, नोटिया फोटो है, तो फोटुआ नोट है? यार ये बताइए, महात्मा गांधी जी के फोटो पर नोट है, ये जो पैसा वाला नोट है, या नोट पर महात्मा गांधी का फोटो है? जरा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दोनों कथन में अंतर क्या है और सही कथन कौन सा है। तो ये नंदलाल बसु महात्मा गांधी के बड़े फैन थे, बड़े भक्त आदमी थे। इन्होंने समय आने पर, स्थिति आने पर अपने हाथों में तूलिका के साथ साथ तिरंगा भी उठाने का काम किया है नंदलाल बसु ने। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। कब? नंदलाल बसु ने असहयोग आंदोलन, चाहे वह नमक कानून हो, नमक कानून से संबंधित जो दांडी मार्च हुआ था, चाहे वो हो, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। किसने? आपके नंदलाल बसु ने। दोस्तों 1930 में जब नमक आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था। इनके द्वारा प्रसिद्ध एक चित्र है डंडी कूच। डंडी कूच नामक जो चित्र है नंदलाल बसु का, यह इनके श्रेष्ठतम चित्रों में इसकी गणना होती है, गिना जाता है डंडी कूच का, इस चित्र का। इनके बेहतरीन से बेहतरीन यानी श्रेष्ठतम चित्रों में इस चित्र की गणना की जाती है, यह ध्यान दीजिएगा। आगे चलकर इन्होंने अर्थात नंदू चाचा ने, नंदलाल बोस ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला भवन प्रदर्शनी की मतलब भारत कला भवन प्रदर्शनी आयोजित कर डाली लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में अपने शिष्यों के साथ मिलकर। किसने? यही नंदलाल बसु ने। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बोर्ड पर लिख दी जाए और जो बोर्ड पर लिख दिया जाए वही केवल महत्वपूर्ण है, ऐसा भी नहीं है। तो एक एक शब्द को, एक एक बिंदु को बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ते, सुनते और समझते चलिएगा। मैं पुनः एक बार बता दूं, जो स्क्रीन पे लिख दिया जाए ऐसा नहीं है कि वही महत्वपूर्ण है, और सारा कुछ लिख देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो आपको बड़े ध्यान से कक्षा को देखना, सुनना और समझना है भैया। बात होती है 1937 ईस्वी की। कब? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच की सज्जा एवं सजावट करने का काम अगर किसी ने किया था, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य अगर किसी ने किया था, उस महान चित्रकार कलाकार का नाम था नंदलाल बसु। जो फैजपुर आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में इन्होंने मंच की सज्जा एवं सजावट करने का काम, तोरण करने का काम किया था। आगे चलकर 1937-38 में ही इन्होंने हरिपुरा पोस्टर बनाया। 1937-38 में ही इन्होंने हरिपुरा पोस्टर बनाने का काम किया।
किसने? आपके नंदलाल बसु ने। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की सजावट में, जो हरिपुरा का कांग्रेस का पंडाल बना था, उसकी सज्जा सजावट में भी इनका सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा योगदान रहा है। किसका? नंदलाल बसु का। पल्ली अधिवेशन में, बहुत महत्वपूर्ण है, पल्ली अधिवेशन में इन्होंने ग्रामीण इन्होंने आपके नंदलाल बसु ने पल्ली अधिवेशन में जो ग्रामीण जीवन है, किसान का जो जीवन है, उसको चित्रित किया और स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपियों को भी तैयार करने का काम किया आपके नंदलाल बसु ने। चाहे वह पल्ली अधिवेशन का किसान जीवन हो, किसान जीवन, और आगे चलकर हमारा जो संविधान है, उस भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी इन्हीं के निर्देशन में हुआ। किनके निर्देशन में? पांडुलिपि निर्देशन में। किसके निर्देशन में? आपके नंदलाल बसु के ही निर्देशन में भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन तैयार किया गया, अंकित किया गया। किसके निर्देशन में? इसी नंदलाल बसु के निर्देशन में। दोस्तों आगे बढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हो रही है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं भैया, कौनो प्रकार के समस्या, कौनो प्रकार के दिक्कत अगर समझ में आवत हो तो हमका बता सकत है, कमेंट तो हम लोग कह सकत है भैया, इतना ऑप्शन तो आप लोग के पास है ये है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, इन्होंने, हमने जैसा कि बताया कि लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का अलग अलग पद्धतियों में चित्रकारी करने का काम किया। साथ ही साथ भित्ति चित्रण का भी कार्य किया इन्होंने। भित्ति चित्रण में आप देखेंगे कि कला भवन, शांति निकेतन, बड़ौदा आदि के जो कीर्त मंदिर हैं, उनकी दीवारों पर भित्ति चित्रण करने का काम इन्होंने किया है। और उनकी कला को देखने के बाद, उनके भित्ति चित्रण को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफा में हम आ गए हैं, यानी उनके भित्ति चित्रण में अजंता का प्रभाव एकदम स्पष्ट झलकता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह बात आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि 1921 में ये नंदलाल बसु ने, कब? 1921 में नंदलाल बसु ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की थी, प्रतिलिपियां भी बनाई थी। किसने? आपके नंदलाल बसु ने। इसको भी ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जैसे, चूंकि मामला क्या था कि 1939 ईस्वी में बड़ौदा के महाराजा ने, कहाँ के महाराजा ने? बड़ौदा के महाराजा ने इनको कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए भित्ति चित्रकारी करने के लिए बुलाया था। तो उनके बुलाने पर भाई ये गए, नंदू चाचा गए। जब वहां पर गए तो वहां पर इन्होंने गंगा अवतरण नाम का बहुत बेहतरीन, गंगा अवतरण नाम का सबसे बेहतरीन भित्ति चित्र बनाने का काम किया था, जो कि बड़ौदा के महाराजा के बुलाने पर उसकी जो कीर्ति मंदिर है, कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण नामक चित्र यानी भित्ति चित्र बनाने का कार्य किसने किया? इन्होंने ही किया। दोस्तों शांति निकेतन में जो चीनी भवन की दीवार है, शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार पर इन्होंने, नंदलाल बसु ने जो भित्ति चित्रकारी की है, जलता देवदार और नारी की पूजा, क्या है? जलता देवदार और नारी की पूजा, ये कुछ महत्वपूर्ण भित्ति चित्र हैं इनके, नंदलाल बसु के, जिन्हें आपको याद रखना है। दोस्तों इनके बारे में इतनी जानकारी बहुत है, बस इनके हम कुछ प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं कि क्या क्या इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। आइए उनको देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, 10, 15, 20, 22 तो हैं।
उनको भी देख लिया जाए, कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। जैसे बनारस का दृश्य प्रतिक्षण, मतलब ये जो बनारस का दृश्य है, यह दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है। बनारस का दृश्य नंद लाल बसु के प्रमुख चित्र, नंदलाल बसु के प्रमुख चित्र, जिसमें बनारस, हमने बताया कि बनारस का दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। बनारस का दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिक्षण बदलती प्रकृति, क्या है? प्रतिक्षण बदलती प्रकृति, ऐसे प्रकृति जो प्रतिक्षण बदल रही हो। बनारस का दृश्य याद करते चलिएगा, ये ना कि देख ले आगे जो है देखते देखते फिर देख लेंगे यार, ऐसा नहीं करना है। याद करते चलिए, चित्र इनके याद करते चलिए। क्वेश्चन बनता है बनारस का दृश्य, यही बनारस काशी, प्रतिक्षण बदलती प्रकृति। प्रकृति कैसे बदल रही है? एकदम प्रतिक्षण, हर एक क्षण बदल रही है। प्रतिक्षण बदलती प्रकृति। कुरुक्षेत्र तूफानी रात, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क। ये जो कोणार्क सूर्यदेव का मंदिर है, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क, यानी वर्षा का ऋतु है, वर्षा का मौसम है। और मतलब तूफानी रात नहीं लिखेगा, लिख देते हैं, एक चित्र बड़ा अच्छा है। तूफानी रात, होता क्या है, रात एकदम तूफानी थी, वर्षा का मौसम था। मामला कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र में तूफानी रात में, बरसात के मौसम में, बरसात के ऋतु में खूब झमझमा के बारिश होती है, और परिणाम ये आता है कि बारिश होने के उपरांत जो सूर्यदेव का मंदिर है कोणार्क, वर्षा से धुल जाता है। यानी बनारस का दृश्य प्रतिक्षण बदलती प्रकृति, कुरुक्षेत्र तूफानी रात, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क। कितना प्यारा दृश्य है, देखिएगा। उमा की जल समाधि, धनुर्विद्या सिखाते द्रोण। माफ करिएगा। उमा की जल समाधि, बहुत ही प्यारा चित्र है। उमा की जल समाधि, साथ ही साथ धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण। क्या है? धनुर्विद्या, धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोण। भाई द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे, ऐसा माना जाता है, बताया जाता है, किताबें भी बताती हैं और लोग भी बताते हैं कि बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा अच्छा गुरु रहे। अगर पर्टिकुलर व्यक्तिगत मैं अपनी राय रखूं इस विषय पर, इस बिंदु पर, कि गुरुद्रोण बहुत महान गुरु थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके अंदर जातिवाद का जहर इतना व्यापक स्तर पर भरा पड़ा हुआ था कि इन्होंने कहीं ना कहीं एकलव्य के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया, अन्याय करने का काम किया। वही नहीं, जब युद्ध शुरू हुआ कौरव और पांडवों के बीच, उसके पहले भी जब दरबार में महाराज धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के सामने सारे पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को बेइज्जत किया जाता था,
चाहे वह किसी भी चीज को हक या हिस्सा को लेकर ही होता था, तो वहां पर भी इन्होंने चुप्पी साधने के अतिरिक्त कुछ और करने का काम नहीं किया। तो ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे गुरु द्रोण भैया हो। आगे बढ़ा, इसके साथ साथ देखेंगे सावित्री और यमराज, देवदासी, भीष्म प्रतिज्ञा, लिखिएगा सावित्री और यमराज, भीष्म प्रतिज्ञा। ये जो भीष्म थे यह कम ना रहे, चाहे होते तो सर्वनाश होने से बच गया होता। जो खून की नदियां बही उस युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में, अगर भीष्म जी चाहे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। इन्होंने हमेशा आंख बंद करके बाहुबली के कटप्पा की तरह केवल और केवल बस कटप्पा टू कॉपी रहे। अन्याय के खिलाफ तो भाई साहब बोले ना, बस किसी एक पक्ष के साथ खड़े रहना, चाहे वह धर्म हो चाहे वह अधर्म हो। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसी महान आत्मा थी हमारे भीष्म जी की। चाहे वह अच्छा देवदासी, देवदासी देवदासी के साथ साथ सूर्य पूजा, सूर्य पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। अरहर का पौधा, ये जो सूर्य पूजा है, अरहर वह दलिया वाला भैया, अरहर का पौधा नामक चित्र बहुत बढ़िया बनाया है। कर्ण हम लिख देते हैं पूरा भैया, कर्ण का सूर्य पूजा, अरहर का पौधा, संथालों का लवाई, क्या है एक बड़ा प्यारा चित्र है, अरे भगवान हो, संथालों का लवाई नृत्य, यह भी चित्र याद रखिएगा। अगर तनी फोटो खींचा तो स्क्रीन शॉट जगह कहते हैं, फोटो वोटो खींच के एकदम टाइट हो जाए। चला आगे बढ़ते, कुछ और चित्र हैं, इनके बारे में चार छठ देख लेते हैं। आगे कौन सा चित्र देखिए, संथाल पुरुष स्त्री संथाल कन्याएं। हमारी हिंदी लिखने में बड़ा कमजोर होती जा रही है भैया, ये क्या बात है। कन्याएं जी, ये संथाल बहुत पूछा जाता है, संथाल स्त्री, संथाल पुरुष, संथाल कन्याएं। ये जब कला भवन में रहते थे तो आस पास पड़ोस का जो गांव था उससे संबंधित भी चित्रकारी करने का काम किया, और उसी दौरान संथाल पुरुष, संथाल स्त्री और संथाल कन्याओं का भी चित्रण करने का काम किया इन्होंने। दोस्तों देखेंगे कि नीड़ का जंगल, और नीड़ का जंगल के साथ साथ गांधी जी का दांडी मार्च, चूंकि दांडी मार्च में यो भाग लिए रहे, हिस्सा लिए रहे, कौन, नंदू चाचा। चीड़ का जंगल, जंगल, गांधी की दांडी यात्रा, उसका भी चित्रकारी करने का काम इन्होंने किया। किसने, आपके नंदलाल बसु ने। गुरुदेव व नर्तकी वीणा वादिनी, क्या है, गुरुदेव, गुरुदेव व नर्तकी वीणा वादनी, यह भी चित्र इनका नंदलाल बसु का बड़ा प्यारा है, गुरुदेव व नर्तकी वीणा वादनी। ये जो सती का महाप्रयाण है, देह त्याग है, सती शिव का विस्पान, एक है सती, एक है सती का
देहताग या महाप्रयाण एक है शिव का विष पान, यानी भोलेनाथ जी विष पी जाते हैं, जहर पी जाते हैं, शिव जी का विष पान। और बड़ा प्यारा चित्र है जो अपनी तूलिका के द्वारा स्टार्टिंग पीरियड में जब ये बनाए थे तो बड़ा प्यारा चित्र बनाए थे, हमने अभी चर्चा किया था, जिसका नाम है महाश्वेता। दोस्तों इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, शतरंज खेलते कौरव पांडव, काली नृत्य, काली का नृत्य, महिषासुर मर्दनी, दुर्गा, ये भी चित्र इनका लिख लो। कौरव कौरव जो कौरव थे, पांडव थे, शतरंज खेलते हुए चित्रित किए गए हैं। साथ ही साथ काली का नृत्य है, साथ ही साथ आप देखेंगे महिषमर्दनी, महिषमर्दनी दुर्गा शतरंज खेलते कौरव पांडव, काली नृत्य, काली जी का नृत्य आदि चित्र आकृतियां, जो महत्वपूर्ण चित्र आपके सामने रखे गए हैं, इन सभी चित्रों को बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो आपके प्यारे से चाचा नंदू चाचा यानी नंदलाल बोस को दिया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसी के साथ आज नंदलाल बोस का ये टॉपिक, ये अध्याय एक प्रकार से समाप्त होता है। अगर नंदलाल बोस आपका आपका चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का पेपर हो, हम चैलेंज करते हैं, अगर नंदलाल, अच्छा क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और आज की जो कक्षा हुई, इसके पहले एक पार्ट 1 पिछली कक्षा, कल वाली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाया था। इतना यदि आप बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं, क्लास को 2 बार पढ़ लेते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल के टॉपिक पे हम अमृता शेरगिल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।